एपिसोड 331 टू 340। एंगी बनाम एंड्रिक। एंगी और एंड्रिक ने एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए क्रोधपूर्वक घूरा जब तक कि एंड्रिक ने हंसना शुरू नहीं कर दिया। तो तुम वह कुतिया हो जिसके साथ वह हमेशा रहता है। शायद मुझे पहले तुम्हारे साथ निपटाना चाहिए, एंड्रिक ने आवाज दी। ऐसी अश्लील जीभ, तुम में शिष्टाचार की कमी है, एंगी ने आवाज दी। चुप रहो, एंड्रिक ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एंगी ने अचानक एक मजबूत बल को महसूस किया जो उसे पकड़ रहा था और उसे कसकर निचोड़ रहा था। उसने खुद को अगले सेकंड में जमीन से उठा लिया। पड़ोसी सदमे में थे क्योंकि उन्होंने एंगी के आसानी से अधीन होने के दृश्य का गवाह बनाया। जैसा कि उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को एक विशाल अदृश्य हथेली के बीच में कुचल दिया जा रहा था। तो तुम केवल इतनी हो, मैंने सोचा था कि उसके चारों ओर अधिक प्रभावशाली लोग थे। हम्फ, एंड्रिक ने आवाज दी क्योंकि उसने अपनी बांह को आगे बढ़ाया। बाम, एंगी का शरीर दूसरी तरफ की दीवार में जा टकराया और इसके माध्यम से टूट गया। तुम बास्टर्ड, तुमने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? फिल अपनी माँ और पिता और फिर बाकी पड़ोसियों से पहले प्रतिक्रिया करने वाला पहला व्यक्ति था। वे सभी क्रोध की नजर के साथ एंड्रिक की ओर भागना शुरू कर दिया। चले जाओ, एंड्रिक ने कहा क्योंकि उसने दोनों हथेलियों को एक साथ थप्पड़ मारा। फवूम, इतने दबाव के साथ एक अदृश्य बल को उसके बाएं और दाहिने तरफ से बाहर भेजा गया जिससे एक दीवार बन गई। दोनों अदृश्य दीवारें पड़ोसियों के साथ टकरा गईं क्योंकि उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया गया था। ओह, मुझे नागरिकों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। एंड्रिक को कुछ याद आया और लोगों को खिड़कियों के माध्यम से उड़ने और दीवार में टकरा जाने से अपने टेलीकिनेटिक बाधाओं को रोकने के लिए दोनों हथियार फैलाए। लेकिन उसने उन्हें पड़ोसियों को रोकने के लिए सक्रिय रखा, साथ ही एंगी के माता पिता और भाई भी। वे बाधा को धमाका करते रहे, लेकिन यह अटूट साबित हुआ। एंड्रिक मुड़ गया और फिर से गौरव के अपार्टमेंट के दरवाजे का सामना करने के लिए वह आगे बढ़ गया और उस पर हमला करने वाला था जब स्वूश, एक चांदी की लकीर अचानक उसके पीछे एक मूर्ति के साथ उसके चेहरे के बाईं ओर के लिए दिखाई दी। एंड्रिक खुद और मूर्ति के बीच एक छोटी टेलीकिनेटिक बाधा डालकर प्रतिक्रिया करने के लिए काफी तेज था। हालांकि उसने इस पंच द्वारा किए गए बल को कम करके आंका था। नाजुक दिखने वाली लड़की ने उनके बीच मुड़ और कड़े हुए अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और उसकी गाल में भारी रूप से जा टकराया। बैंग, एंड्रिक को सामने की ओर फेंका गया क्योंकि उसने गौरव के दरवाजे में अपना सिर जा टकराया, जिससे एक जोर से आवाज बाहर निकल गई। एंगी, जो अपराधी थी, एक सेकंड के लिए नहीं रुकी। जिस पल एंड्रिक का चेहरा दरवाजे में जा टकराया और उसके शरीर को पीछे की ओर फेंका गया, एंगी पहले से ही गति के साथ कूद गई थी और अपने पैर को बाहर भेज दिया था। बाम, उसका घुटना एंड्रिक की छाती में जा टकराया जिससे वह मार्ग के बाईं ओर उड़ गया। वह जमीन में जा टकराया और पीछे की ओर फिसलना शुरू कर दिया। सश, अब जाओ इससे पहले कि तुम मुझे और भी बुरा करो। एंगी ने अपने चेहरे पर खून साफ किया और सामने एंड्रिक को घूरा, जिसका शरीर बस एक पड़ाव पर आया था। तुमने मुझ पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की कुतिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड्रिक ने क्रोध की नजर के साथ चिल्लाया क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा था और उसके घुंघराले बालों को पीछे की ओर उड़ाना शुरू हो गया था। जाओ, इससे पहले कि एंगी अपना वाक्य पूरा कर सके, एंड्रिक की आंखें पूरी तरह से नीली हो गईं क्योंकि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो पूरा मार्ग एक पल में क्रम्बल हो गया क्योंकि एक शक्तिशाली बल इसके माध्यम से उग्र हो गया और अपरिवर्तित एंगी में जा टकराया। बैंग, हड्डियों के चटकने की आवाज जगह भर में गूंजती थी क्योंकि एंगी के शरीर को अत्यधिक गति के साथ पीछे की ओर उड़ने के लिए भेजा गया था। बैंग, वह दूसरे छोर पर दीवार में जा टकराया और इसके माध्यम से चला गया। दरारें पूरे मार्ग के साथ साथ दीवारों पर भी दिखाई दी, जो कुछ सेकंड के बाद क्रम्बल करना शुरू कर दिया। केयो, बड़ी बहन एंगी, फिल ने नफरत की नजर के साथ चिल्लाया क्योंकि उसने उसके पीछे की दीवार पर विशाल छेद को घूरा जिससे एंगी का शरीर उड़ गया। अब क्या कोई और हस्तक्षेप करना चाहता है? एंड्रिक ने गौरव के अपार्टमेंट के सामने पथ पर दरारों के साथ चलते हुए चिल्लाया। एंगी ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने अपने गले के शरीर को हवा के माध्यम से गिरते हुए महसूस किया। उसने देखा कि वह वर्तमान में उस इमारत के बीच में थी जिसमें उनका अपार्टमेंट और उनके विपरीत इमारत थी। उसकी माथे एक तीसरे सीन के साथ एक साथ निचोड़ा गया। स्वयं उसने अपने शरीर को हवा में घूम दिया इससे पहले कि वह अपने दाहिने हाथ को जमीन पर जा टकराया। बूम, धूल का एक दृश्य बादल पूरे क्षेत्र को ढक गया, भले ही इस समय यह अंधेरा था। जैसे ही धूल साफ हो गई, एंगी को धीरे धीरे खुद को ऊपर की ओर धकेलते हुए देखा जा सकता था क्योंकि उसका शरीर दर्द के कारण कंपन करता था। ब्रेरग, उसने अपनी बाईं बांह को घूरते हुए रेत पर खून का एक मुंह उल्टी किया। ये पीछे की ओर मुड़ गया था। उसका संयुक्त डिस्लोकेट हो गया था। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक दर्द कर रहा था। उसके पास कई आंतरिक चोटें थीं, लेकिन उसका चेहरा इस समय बेहद भयंकर दिख रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और अपने बाएं हाथ को वापस स्थिति में मजबूर करने से पहले उसे पकड़ लिया। हन्नंगगग,
एंगी ने दर्द में करहाया क्योंकि अधिक खून उसकी आस्तीन और नाक से टपक गया। स्वूश! अपने लगभग टूटे हुए शरीर के साथ भी वह आगे बढ़ी और इमारत की सतह पर भाग गई। बैंग! एक जोर से कांच तोड़ने की आवाज जगह भर में गूंजती थी क्योंकि एंगी की गति के कारण इमारत के इस तरफ सभी खिड़कियों का विनाश हुआ था। वह मिलीसेकंड के तरीके से तीसरी मंजिल पर गई और एक पल बाद अंतिम मंजिल पर पहुंच गई। एनरिक गौरव के दरवाजे के सामने रुका क्योंकि वह बाईं ओर मुड़ गया और देखा कि एंगी खिड़की से इमारत में प्रवेश कर रही है। तुम फिर से? एनरिक को बाहर निकलने वाला था। संरचनात्मक विश्लेषण, एनरिक ने कहा क्योंकि वह और एंगी फिर से टकराने वाले थे। एंगी ने प्रचुर मात्रा में अंदर और बाहर सांस ली। उसने अपनी ऊर्जा को एक पागल दर पर कम होते हुए महसूस किया और उसकी शरीर को प्राप्त चोटों के कारण बाहर देने के बारे में, लेकिन उसने खुद से इस व्यक्ति से निपटने के लिए कसम खाई थी जिसने उसके चारों ओर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। बस जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ने वाले थे, एनरिक के तरफ अपार्टमेंट का दरवाजा खुल गया। सटेप सटेप सटेप! कुछ कारण के लिए हर जगह चुप हो गया क्योंकि इन कदमों की आवाजें मार्ग में गूंजती थीं। इस घंटे में इतना उपद्रव कौन कर रहा है? एक परिचित आवाज हर किसी के कानों में वाफ्टेड हो गई क्योंकि वे उस व्यक्ति को घूरने के लिए मुड़ गए जो अभी अभी अपार्टमेंट से बाहर चला गया था। गौरव! हर किसी ने आवाज दी क्योंकि उन्होंने गंदे गोरे बालों के साथ लगभग 6 फुट लंबे बच्चे को घूरा। गौरव एनरिक के सामने खड़ा था और अपने ऊपर से उसकी आंखों में घूरा, इससे पहले कि वह चारों ओर घूरा जो वर्तमान में खंडहर में थे। उसने हर जगह दरारें देखीं और पड़ोसियों को घूरने के लिए मुड़ गया, जिनके पास पहले से ही घबराहट की नजरें थीं, लेकिन अब गौरव को देखने के बाद थोड़ा रिलीफ दिख रहे थे। आखिरकार वह किनारे पर एंगी को घूरने के लिए मुड़ गया, जो सभी खूनी और बैटर दिख रही थी, इससे पहले कि वह एनरिक को घूरने के लिए वापस मुड़ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ मरने के लिए तैयार हो। लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार वह किनारे पर एंगी को घूरने के लिए मुड़ गया, जो सभी खूनी और बैटर दिख रही थी, इससे पहले कि वह एनरिक को घूरने के लिए वापस मुड़ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ मरने के लिए तैयार हो। गौरव की आवाज अचानक ठंडी हो गई क्योंकि उसने बात की। आसपास के पड़ोसियों ने वातावरण में ठंडक महसूस की क्योंकि गौरव 2 कदम आगे बढ़ गया। तुम्हें मेरे माता पिता पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हारा अंत होगा, एनरिक ने आवाज दी क्योंकि वह गौरव के लिए बाहर पहुंचा। मैं तुम्हें अस्पताल में अपने तथाकथित माता पिता में शामिल होने के लिए नहीं भेजूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेज रहा हूं जहां वे अभी तक नहीं गए हैं। गौरव की आंखें क्रिम्सन चमक गईं क्योंकि उसने भी अपना हाथ बाहर निकाला। परलोक! जैसा कि गौरव ने आवाज दी, उसकी हथेली एनरिक की हथेली के साथ टकरा गई, जिससे उन दोनों को पीछे की ओर उड़ने के लिए भेजा गया क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे। बर्निंग, क्रिया, क्रम्बल, क्रम्बल! सदमे की लहरें प्रभाव के बिंदु से फैल गईं, जिससे पूरे स्थान पर और अधिक तीव्र दरारें दिखाई दीं। मार्ग के किनारे पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया क्योंकि इमारत का वह हिस्सा गुफा में था, जिससे नीचे अपार्टमेंट में दीवार के टुकड़े गिर गए। इस समय इमारत के भीतर पड़ोस ने शोर सुना था और सभी घबराहट की नजर के साथ अपने अपार्टमेंट से बाहर आ रहे थे। इस बार मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। एक बार जब मैं तुम्हें समाप्त कर देता हूँ तो कोई और मुद्दे नहीं होंगे। एनरिक ने मार्ग के दूसरे छोर से आवाज दी। गौरव भी दूसरे छोर पर था, दीवार के साथ उसके शरीर के टकरा जाने के बाद खुद को उठा रहा था, जिससे दीवार के किनारे पर गुफाएं लाइनें दिखाई दी। गौरव ने अपने चारों ओर देखा और पड़ोसियों को घबराते हुए देख सकता था क्योंकि अंतिम मंजिल की उपस्थिति के कारण ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय क्रम्बल हो जाएगा। मैं यहाँ बहुत अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, गौरव ने खुद से कहा क्योंकि उसने एनरिक को घूरा, जिसकी आंखें एक भयानक नीले रंग की चमक रही थीं। गुस्टा! एंगी गौरव को बुलाने वाला था जब वह अचानक आगे बढ़ा। स्वोन्नन! धूल का एक निशान उसके जागने में छोड़ दिया गया था क्योंकि उसने एनरिक के सामने पहुंचने पर अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाया। एनरिक ने इसकी भविष्यवाणी की थी और उसी चाल का उपयोग किया था जिसका उपयोग उसने एंगी के खिलाफ किया था, जिससे टेलीकिनेसिस की लहरें आगे बढ़ गईं, जिससे पूरे वातावरण को खंडहर में बदल दिया गया, जिससे विनाश हुआ। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए गौरव की मुट्ठी बढ़ गई, जो इतनी विशाल हो गई कि उसने पूरे मार्ग को ढक दिया। आकार हेरफेर सक्रिय किया गया है। उसकी पूरी मुट्ठी ने एनरिक की टेलीकिनेटिक तरंगों को अवरुद्ध कर दिया और गौरव की गति के बल के कारण उन्हें वापस धकेलने में कामयाब रही। इससे पहले कि एनरिक प्रतिक्रिया कर सके, एक ट्रक के आकार के समान एक विशाल मुट्ठी उसमें जा टकराया। बाम! पीछे की पूरी दीवार स्मिथर्स को उड़ा दी गई थी क्योंकि एनरिक को दीवार के क्रम्बलिंग हिस्सों के साथ इमारत से बाहर उड़ने के लिए भेजा गया था। 7वीं मंजिल इतनी तीव्रता से कंपन करती थी जैसे कि यह विशाल पंच के कारण गिरने वाला था। -300 EP। गौरव की मुट्ठी धीरे धीरे आकार में वापस कम हो गई जब तक कि यह अपने सामान्य आकार में नहीं चली गई। उसने आगे घूरा जहां इमारत में एक छेद देखा जा सकता था, दूसरे छोर पर जहां एनरिक के शरीर को अभी भी दीवारों में जा टकराने और अधिक छेद बनाने के लिए देखा जा सकता था। बैंग! 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 गौरव ने पड़ोसियों को घूरने के लिए मुड़ गया।
ये देखकर कि हर कोई सुरक्षित था, वह फिर से आगे देखने के लिए मुड़ गया। थोम, गौरव ने उस छेद के माध्यम से छलांग लगाई जो उसने पहले पंच से बनाया था। उसका शरीर हवा के माध्यम से उड़ गया, सामने कई इमारतों पर गुजर रहा था। वह अब आगे दूसरी सड़क देख सकता था, लेकिन एंड्रिक कहीं भी नहीं मिला। ओह, गौरव ने अचानक एक अज्ञात बल को अपने शरीर के चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया। इससे पहले कि वह इस पर प्रतिक्रिया कर सके, उसके पूरे शरीर को हवा से यांकित किया गया और आगे सड़क में जा टकराया। बैंग बैंग क्रिया, गौरव का शरीर बार बार सड़क पर लुढ़क गया, जिससे सड़क अलग हो गई। थवेय, एक बड़ा प्रक्षेपण ऊपर से उसके रोलिंग शरीर की ओर बढ़ रहा था। गौरव ने अपने हाथों को जमीन पर जा टकराया, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ गया क्योंकि उसने एक फ्लिप किया, एक बड़ी बेलनाकार वस्तु के वंश से चकमा दे रहा था। सश, उसके पैर एक पिछड़े गति में जमीन पर फिसल गए क्योंकि वह इन प्रक्षेपणों में से एक को चकमा देने के लिए तरफ कूद गया। बैंग, जाहिर है, ये तरफ इमारत की ओर छत का एक हिस्सा था। गौरव उस बेलनाकार वस्तु की ओर कूद गया जो उसके आकार का दोगुना था और इसे लात मार दी, जिससे उसका शरीर इमारत के तरफ उड़ गया। जी, गौरव ने इमारत के तरफ से एक और इमारत के दूसरे तरफ एक जिगजैग प्रारूप में कूद गया जब तक कि वह बाईं ओर इमारत की छत पर नहीं उतरा। बाम, उसने एंड्रिक को घूरा, जो 4 मंजिला इमारत के शीर्ष पर था, जिस पर वह खड़ा था। एंड्रिक ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया था और उसके ऊपर हवा में विभिन्न आकारों और अनुपात की कई वस्तुएं तैर रही थीं। उसने गौरव को घूरा और आगे मुस्कुराया, इससे पहले कि वह अपना हाथ आगे फेंक दे। स्प्रिंट सक्रिय किया गया है। गौरव ने स्प्रिंट को सक्रिय किया और प्रक्षेपणों में से कुछ से चकमा देते हुए एक जिगजैग प्रारूप में छत पर भाग गया। उसे तेज बनाने वाले स्प्रिंट का मतलब यह नहीं था कि जिस गति से ये प्रक्षेपण उसकी ओर भेजे जा रहे थे, वह जल्दी नहीं था। गौरव छत के एक हिस्से में पहुंचा जिसमें एंड्रिक की हरकतों के कारण एक विशाल छेद था, इसलिए उसे कूदना पड़ा। थोम, उसने एक और प्रक्षेपण को चकमा दिया, लेकिन एक और उसके लिए जा रहा था जबकि वह अभी भी हवा के बीच में था। गौरव की बाईं बांह उत्परिवर्तित बैल की तरह बदल गई क्योंकि उसने विशाल 4 मीटर बड़े छत को पंच किया, जिससे ये कई छोटे टुकड़ों में फट गया। गौरव छत के किनारे पर उतरा, इससे पहले कि वह उस इमारत की ओर कूद गया जिस पर एंड्रिक वर्तमान में खड़ा था। फव्वूम, जैसा कि उसके शरीर ने हवा के माध्यम से यात्रा की, एंड्रिक ने अचानक अपनी बाईं हथेली को बाहर धकेल दिया। एक अदृश्य दीवार हवा के बीच में गौरव में जा टकराई, जिससे वह उस इमारत की ओर घूम गया जिससे वह अभी कूदा था। बैंग, गौरव की पीठ दीवार में जा टकराई, जिससे पूरे पर दरारें दिखाई दीं। ठीक वैसे ही जैसे वह दूर कूदना चाहता था, एंड्रिक ने अपनी हथेली को एक साथ बंद कर दिया जैसे कि वह कुछ पकड़ रहा था, और गौरव ने अपने शरीर को एक विशाल तंगबल द्वारा लपेटे हुए महसूस किया। एंड्रिक ने अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर खींच लिया, जिससे गौरव का शरीर उसकी ओर खींचा गया। तुम जानोगे कि आज मेरी इच्छा कितनी शक्तिशाली है, एंड्रिक ने आवाज दी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को और भी कस दिया जिससे गौरव के शरीर को कम पॉपिंग आवाजें हुईं। उसने गौरव के चिल्लाना शुरू करने की उम्मीद की, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जितना उसने अपनी मुट्ठी निचोड़ा, गौरव ने बस उसे ऊपर से घूरा। दैन्य, गौरव ने अचानक आवाज दी क्योंकि उसने अपनी बाहों को अलग करना शुरू कर दिया था जो जबरन उसके शरीर की ओर कस गए थे। उसके शरीर के चारों ओर अदृश्य बांह ढीला होना शुरू हो गया क्योंकि उसने तीव्रता से धकेल दिया, जिससे उसकी मांसपेशियां बलगे हो गईं। एंड्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी बाईं हथेली को अलग होते हुए घूरा। बाम, गौरव ने खुद को टेलीकिनेटिक पकड़ से मुक्त कर दिया और छत पर उतरा। इससे पहले कि एंड्रिक ये समझ सके कि क्या हो रहा था, गौरव पहले ही आगे बढ़ गया था। संयोजन सक्रिय किया गया है। स्प्रिंट जोर डैश, इस बार उसके लिए ऐसा था जैसे गौरव उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। गौरव का दाहिना हाथ पहले से ही फैला हुआ था क्योंकि वह एंड्रिक के चेहरे को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचा था। उसकी हथेली ने टेलीकिनेटिक सुरक्षा की परतों के माध्यम से फाड़ दिया कि एंड्रिक ने स्थापित किया था और अगले पल में उसके सिर को पकड़ा था। अब चलो एक ऐसी जगह पर स्थान बदलने के लिए जाते हैं जहां कोई गवाह नहीं होगा, गौरव ने अपनी सुनवाई के लिए कहा क्योंकि उसने एंड्रिक के पूरे शरीर को उसके सिर का उपयोग करके आगे खींच लिया। फव्वूओम, सभी एंड्रिक देख सकते थे कि रेखाएं और धुंधलापन था क्योंकि जिस इमारत में वे पहले थे, वे हर पल अधिक दूर दिखाई देने लगे, इससे पहले कि उसकी दृष्टि की रेखा से पूरी तरह से गायब हो जाए। इससे पहले कि वह गौरव की गति के आदी हो सके और हमला करने की कोशिश कर सके, गौरव ने उसे आगे फेंक दिया क्योंकि उसने एक और इमारत पर छलांग लगाई। गौरव ने अपने पैरों को आगे फेंक दिया जो एंड्रिक के चेहरे में जा टकराया, जिससे वह दूरी में और अधिक प्रक्षेपित हो गया। अगले पल में गौरव जमीन पर उतरा और एक अत्यंत कम समय में फिर से आगे बढ़ गया। उसका शरीर चरम गति के साथ सड़क के माध्यम से यात्रा करता था, दाईं ओर और बाईं ओर कई इमारतों से गुजर रहा था। थोम, उसने फिर से ऊपर की ओर कूद गया और एंड्रिक के उतरते शरीर को उसके सिर के माध्यम से पकड़ लिया, इससे पहले कि वह जंगल क्षेत्र में उतरता और आगे बढ़ता।
कुछ ही सेकंड में उन्होंने पड़ोस को पीछे छोड़ दिया था और वन क्षेत्र में पहुंचे थे। इस समय एंड्रिक पहले से ही गति के लिए अनुकूलित हो गया था और एक टेलीकिनेटिक हमले को खींच लिया था। बाम! गौरव अपने सीने के सामने अपनी बाहों को एक एक्स प्रारूप में रखकर समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी कुछ फीट से पीछे की ओर खिसक गया था। एंड्रिक का शरीर इस समय हवा के माध्यम से उड़ रहा था क्योंकि गौरव को अचानक हमले के कारण उसे जाने देना पड़ा। हालांकि वह अपने पतन को स्थिर करने और अपने दो पैरों पर उतरने से पहले अपने शरीर को कई बार स्पिन करने में कामयाब रहा। एंड्रिक और गौरव अब एक दूसरे से कई 100 फीट दूर थे। हालांकि गौरव परेशान नहीं था क्योंकि वे अब विरल वन क्षेत्र के भीतर थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी लड़ाई के कारण दूसरों को चोट लगे और वह अपनी अधिकांश क्षमताओं को भी प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए यह उसके लिए एकदम सही युद्ध का मैदान था। मुस्कान! गौरव ने एंड्रिक पर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने पायजामा को धूल दिया। मैं इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त कर सकता हूं, लेकिन इसमें क्या मजा होगा? मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से यातना देता हूं, इससे पहले कि तुम्हें पैकिंग भेज दूं, इसलिए तुम्हारे अगले जीवन में तुम बेहतर माता पिता के साथ एक बेहतर जीवन जीने का चुनाव करोगे, बेशक, क्योंकि इन लोगों को माता पिता कहने का भी अधिकार नहीं है, गौरव ने आवाज दी। हम्फ, मैं तुम्हें तुम्हारे शब्दों को खाने के लिए मजबूर करूंगा, एंड्रिक ने आवाज दी क्योंकि उसकी आंखें एक बार फिर से नीली हो गईं। फ्रो 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 फ्रो, आसपास के पेड़ जमीन से उखड़ना शुरू हो गए, जिससे सभी दिशाओं में गंदगी उड़ गई। तुमने बस अपने खुद के कब्रिस्तान को चिन्हित किया, एंड्रिक ने आवाज दी क्योंकि उसने गौरव की दिशा का सामना करने के लिए आसपास के पेड़ों को बदल दिया। लगभग 12 पेड़ हवा के बीच में तैरते थे, प्रत्येक 15 मीटर से अधिक लंबाई में। गौरव की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसका शरीर बदलना शुरू हो गया था। उसका दाहिना हाथ ब्लडवोल्फ की तरह हो गया, जबकि उसका बायां बैल की तरह हो गया। एक फर वाला था जबकि दूसरा सिर्फ मांसपेशियों वाला था, जिसमें छोटे सफेद नुकीले वस्तुओं को इससे बाहर निकल रहा था। गौरव 6 फीट से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ गया क्योंकि उसका शरीर मांसपेशियों में बदल गया और उसके पैर की उंगलियों पर पंजे के साथ विशाल हो गए। उसका चेहरा उसके शरीर का एकमात्र हिस्सा था जो सामान्य रहा। एंड्रिक ने भ्रम की नजर के साथ अपने परिवर्तन को घूरा। दुनिया में यह क्या है? उसने एमबीओ परीक्षण चरण के दौरान गौरव द्वारा अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के क्षणों को याद किया था, इसलिए यह पहली बार था जब उसने इस रूप में गौरव को देखा था। हालांकि जिस पल गौरव बाहर निकल गया, उसने भ्रम के उन विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और अपनी बाह को बाहर कर दिया। स्ववू पेड़ों को आगे फेंक दिया गया जैसे कि वे छड़ियों के टुकड़े थे जिनका वजन कुछ भी नहीं था। गौरव ने पहले उनमें से लगभग 2 से चकमा दिया, बाईं ओर और दाईं ओर बढ़ रहा था। धूल और रेत जगह भर में फैल गई क्योंकि पेड़ उसे चूक गए और उसके पीछे जमीन में जा टकराया। अगला पेड़ जो उसके सामने दिखाई दिया, गौरव ने अपनी दाहिनी बाह को उसकी ओर घुमाया, उसे 2 हिस्सों में तेजी से फाड़ दिया क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। एंड्रिक सदमे में था क्योंकि उसने जमीन से अधिक पेड़ खींचे, अपने टेलीकिनेसिस का उपयोग कर रहा था। हालांकि वह इन पेड़ों को नष्ट करने और चकमा देने की गौरव की गति के साथ नहीं रह सका। कुछ ही क्षणों में गौरव उसके और एंड्रिक से पहले अंतिम पेड़ के सामने पहुंचा और कसकर उसके ट्रंक पर पकड़ा। गौरव पेड़ को आगे बढ़ने से रोकने और अपने दोनों हाथों से काफी आसानी से पकड़ने में सक्षम था। वह एंड्रिक की ओर आगे बढ़ गया और पेड़ को पूरी शक्ति से बाहर कर दिया। स्ववीय पेड़ का शरीर एक बल्ले की तरह एंड्रिक की ओर यात्रा करता था जिसे बाहर निकाला जा रहा था। दुर्भाग्य से ये पेड़ उसके पूरे शरीर से बड़ा था। यह आगे यात्रा करते हुए बहुत अधिक बल ले गया, जिससे हवाएं गरजने लगीं। एंड्रिक ने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाया ताकि वह खुद को टकराव से बचाने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग कर सके, लेकिन उसने पेड़ के बल के पीछे की शक्ति को कम करके आंका था क्योंकि उसके टेलीकिनेसिस आने वाले पेड़ को रोकने में विफल रहे। बैंग! पेड़ एंड्रिक में जा टकराया, उसे एक परेशान भनभनाहट मच्छर की तरह बहुत दूर कर दिया। क्रक! हड्डियों के चटकने की आवाज जगह भर में गूंजती थी क्योंकि एंड्रिक का शरीर आगे कई पेड़ों में जा टकराया, इस प्रक्रिया में उन्हें ऊपर उठाया। लड़ाई हारना! हड्डियों के चटकने की आवाज जगह भर में गूंजती थी क्योंकि एंड्रिक का शरीर आगे कई पेड़ों में जा टकराया, इस प्रक्रिया में उन्हें ऊपर उठाया। टक्कर के बाद पेड़ भी आधे में टूट गया। हालांकि इसने गौरव को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया। गौरव ने पेड़ के शेष हिस्से को तरफ फेंक दिया और फिर से आगे बढ़ गया। उसने ऊपर की ओर कूद गया और अपने पैर को आगे फेंक दिया क्योंकि उसका शरीर हवा के बीच में एंड्रिक के गिरते शरीर की ओर उतर गया। एंड्रिक ने अपनी आंखें खोली और गौरव के साथ टकराने से पहले दोनों हथेलियों को आगे धकेल दिया, जिससे उसकी ओर एक टेलीकिनेटिक दीवार भेजी गई। गौरव ने अपने उतरते बल का उपयोग घूमता रहा और टेलीकिनेटिक दीवार में अपने पैर को जा टकराया, जिससे एंड्रिक की इच्छा को जबरन फाड़ दिया गया। ये कैसे संभव है? एंड्रिक ने अपने दांतों को ग्रिटेड किया क्योंकि उसने एक फ्लिप किया और अपने पैरों के साथ जमीन पर उतरा। अपने पहले के हमले के कारण गौरव को थोड़ा देरी हो गई थी, इसलिए एंड्रिक खुद को गौरव से और अधिक दूर करने में सक्षम था। गौरव बाद में दोनों पैरों पर उतरा और एंड्रिक के बाद फिर से आगे बढ़ गया।
एनरिक ने अपने दोनों हाथों को किनारे में फैलाया और अपनी दाहिनी उंगली को घुमाया, जिससे उसका शरीर गति के साथ हवा में चढ़ गया। गौरव उस कार्रवाई के कारण उसे चूक गया क्योंकि एनरिक एक पल में हवा में 100 फीट से अधिक उड़ गया। उसने हवा के बीच में अपने शरीर को चारों ओर बदल दिया और ऊपर से अपनी स्थिति से जमीन का सामना किया। इच्छा की दीवारें कुचलें, एनरिक ने आवाज दी क्योंकि उसने अपनी हथेली को तीव्रता के साथ फैलाया। गौरव, जो ऊपर की ओर कूदने वाला था, उसने अचानक ऊपर से आने वाले एक विशाल बल को महसूस किया। बैंग, आसपास के क्षेत्रों को तुरंत धूल के एक क्षेत्र में बदल दिया गया क्योंकि गौरव के चारों ओर जमीन गुफा में थी। गौरव के हाथ वर्तमान में उसके सिर के ऊपर थे, जैसे कि वह कुछ भारी ले जा रहा था। उसके पैर उस अदृश्य बल के वजन के कारण कई सेंटीमीटर जमीन में डूब गए थे, जिसे वह वर्तमान में उठा रहा था। एनरिक, जो अभी भी आकाश में था, उसने भी अपनी बाईं हथेली को फैलाया। इससे पहले कि गौरव उसे कुचलने की कोशिश कर रहे भारी बल से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर सके, उसने महसूस किया कि इसमें एक और जोड़ा गया है। बैंग, जो बल वह उठा रहा था, वह अचानक 2 से गुना हो गया, जिससे उसके पैर जमीन में और भी अधिक डूब गए। गौरव की मांसपेशियां बलगे हो गईं क्योंकि उसकी बाहें तीव्र वजन से कांपती थीं। उसने अपना सिर उठाया और एनरिक को घूरा, जो अभी भी हवा के बीच में कई 100 फीट ऊपर तैर रहा था। गौरव का सिर एक सर्पिन सांप की तरह बदल गया क्योंकि उसने अपना मुंह खोला, जिससे एक बैंगनी बीम को इसके सामने इकट्ठा करने का कारण बना, इससे पहले कि वह इसे बाहर निकाल दे। थो नन्ना, बीम ने टेलीकिनेटिक दीवारों के बीच में एक छेद फाड़ना शुरू कर दिया। एनरिक, जिसने इसे देखा, उसने अपने हाथों को फिर से हिलाया, जिससे एक और टेलीकिनेटिक दीवार गौरव पर गिर गई जो पहले से ही उठा रहा था। गौरव के पैर झुक गए क्योंकि वह दबाव में भारी वृद्धि के कारण थोड़ा कम उतर गया। हालांकि अगले सेकंड में उसने इन अदृश्य दीवारों को फिर से वापस उठा दिया, जिससे एनरिक का चेहरा सदमे के साथ प्रकाशित हो गया। वह ऐसा कैसे कर रहा है? उसे अब तक कुचल दिया जाना चाहिए। ये 15,000 पाउंड से अधिक है, एनरिक ने सोचा। वह एक और जादू करने वाला था जब उसने अपनी कांपती उंगलियों को देखा। मैंने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया है। मुझे अब इसे समाप्त करना होगा, एनरिक ने खुद से कहा क्योंकि वह हवा से उतर गया और टेलीकिनेटिक दीवारों की परतों पर उतरा जो गौरव वर्तमान में उठा रहा था। गौरव की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एनरिक को ध्यान से घूरा, जबकि अभी भी टेलीकिनेटिक दीवारों के माध्यम से उद्घाटन बनाने के लिए बैंगनी बीम का उपयोग कर रहा था। संरचनात्मक विश्लेषण, उसने आवाज दी क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों को अपने माथे पर रखा और गौरव को घूरा। गौरव बता सकता था कि एनरिक एक पागल तकनीक का उपयोग करने वाला था, इसलिए उसने उस बल को बढ़ा दिया जिस पर वह अपने मुंह से बैंगनी बीम को फायर कर रहा था। एनरिक ने अचानक अपनी दाहिनी हथेली को नीचे गौरव की ओर बढ़ाया। गौरव ने अपने अंदर एक अजीब बल को महसूस किया, जैसे कि कुछ उसकी आंतरिक संरचना का दौरा कर रहा था। बल उसके शरीर के भीतर जगह जगह से चला गया जब तक कि यह अंततः उसके छाती क्षेत्र के चारों ओर बस नहीं गया और उसके दिल की ओर चला गया। ये खत्म हो गया है, एनरिक ने आवाज दी क्योंकि उसने अपनी आंखें खोलीं। हाँ, ये है तुम्हारे लिए, गौरव ने प्रभुत्व के स्वर के साथ जवाब दिया। जैसा कि एनरिक ने गौरव के शब्दों को संसाधित करने के लिए एक पल के लिए रुका, उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया और चारों ओर मुड़ गया। कई नीले, चमकते गोले उसके पीछे देखे जा सकते थे और जिस पल उसने उन पर आंखें रखी, उसने गौरव को नीचे से एक शब्द उच्चारण करते हुए सुना। डेटोनेट। बोअमम। ऊर्जा की नीली तरंगों का एक बादल तुरंत पूरे क्षेत्र को ढक गया, जिससे तीव्र विनाश हुआ। कई पेड़ फट गए। विस्फोट की शक्ति के कारण प्रभाव के बिंदु पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया गया था। स्वेय। एक बैटर्ड शरीर एक युवा किशोर की तरह दिखने वाले लड़के का नीले तरंगों से बाहर उड़ गया। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से चार्ड हो गया था, उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून बाहर निकल रहा था। गौरव अचानक विस्फोट से बाहर निकल गया भी, लड़के की दिशा की ओर अपनी बाईं बांह को पीछे की ओर बढ़ाया। जिस क्षण वह उसके सामने पहुंचा, उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंक दी। फव्वेय। बैंग। टक्कर की एक जोर से आवाज बाहर निकल गई क्योंकि उसकी मुट्ठी एनरिक के चेहरे में जा टकराई, जिससे वह जमीन की ओर प्रक्षेपित हो गया। बैंग 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 बैंग। एनरिक का शरीर बार बार जमीन में जा टकराया क्योंकि यह उसके पार लुढ़क गया, जिससे धूल और विनाश का एक और निशान बन गया। जमीन पर लुढ़कने के कुछ सेकंड बाद एनरिक का शरीर एक पेड़ में टकराने के बाद एक पड़ाव पर आया। उसकी दाहिनी आंख ही खुली थी और यह केवल आधे रास्ते खुली थी। वह केवल धुंधली लाल देख सकता था क्योंकि उसने अपना सिर घूमते हुए महसूस किया। वह एक सिलहूट को लापरवाही से उसकी ओर चलते हुए देख सकता था, जिसके चारों ओर एक लाल आभा थी। मैंने सोचा था कि मैं किसी को भी संभालने के लिए काफी शक्तिशाली हो गया था। कैसे ये एनरिक के अंतिम विचार थे इससे पहले कि ब्लेरग। उसने खून के साथ दांतों के टुकड़े खाए और बाहर निकल गया। गौरव धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में वापस बदल गया क्योंकि वह एनरिक के सामने पहुंचा और स्क्वैटेड हो गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुम्हें कई मौके दिए, बच्चे। मैं भगवान नहीं हूं, इसलिए मेरी दया असीमित नहीं है।
मैं केवल इतनी देर तक मूर्खता को सहन कर सकता हूँ। गौरव ने बात करते हुए दया की नजर के साथ अपना सिर हिलाया। प्रतिशोध। सबसे पहले मैं वह ले लूंगा जो तुम्हारा है और इसका बेहतर उपयोग करूंगा, गौरव ने बेहोश एंड्रिक की ओर अपनी उंगलियों को फैलाते हुए कहा। जैसा कि उसकी उंगलियां एंड्रिक की गर्दन तक पहुंची, जैसा कि वह छेद करने वाला था, सिस्टम अचानक बात की। कोई आ रहा है। गौरव को इसका पता लगाने में देर हो गई थी क्योंकि जो भी आ रहा था वह अभी भी बहुत दूर था। हालांकि व्यक्ति एक पल बाद उसकी पहचान की सीमा में प्रवेश कर गया। स्ववुओसह, दक्षिण से आने वाली एक चांदी की लकीर। अगले पल में एंगी अपनी तेज गति के कारण उसके ठीक पीछे थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंगी? गौरव ने बिना मुड़े या एंड्रिक की गर्दन से अपने हाथ हटाए बिना आवाज दी। वह तुम्हारा भाई है ना? एंगी ने उसके करीब जाते हुए पूछा। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे कोई परिवार के सदस्य नहीं है, गौरव ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह अपना सिर तरफ मोड़ ले। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ। गौरव इस समय बहुत असंगत लग रहा था, जिसने एंगी को डरा दिया। यह मत करो, उसे मत मारो, एंगी ने एक हल्की आवाज के साथ कहा क्योंकि वह गौरव के पीछे घुटने टेक गई थी। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैंने दुश्मन पर दया दिखाने के बारे में क्या उल्लेख किया था? गौरव ने पूछा। नहीं, बेशक नहीं, मैं नहीं भूली, लेकिन वह तुम्हारा अपना मांस और खून है। अगर तुम उसे मारते हो तो ये तुम्हें हमेशा के लिए परेशान करेगा, एंगी ने कहा क्योंकि उसने अपना हाथ गौरव की पीठ पर रखा था। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से करूं जो एक पल पहले मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? एंगी, क्या तुम बेवकूफ हो? गौरव ने अचानक एक थोड़े नाराज स्वर के साथ आवाज दी। एंगी का सिर कम उतर गया क्योंकि उसने सुना कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैं उसे यह नहीं करने दे सकती। जब कोई तुम्हें समाप्त करने की कोशिश करता है तो तुम्हें उस इशारे को दयालुता से वापस करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। ध्यान रहे, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद कुछ भी महसूस नहीं होगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की, खासकर एक तथाकथित परिवार के सदस्य को नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई परिवार नहीं है, गौरव ने कहा और फिर से आगे देखने के लिए मुड़ गया। उसकी उंगलियां लंबाई में बढ़ गईं और एंड्रिक की गर्दन में छेद कर दिया, जिससे मांस का खून टपकने लगा। गौरव, यह मत करो। क्या वह सिर्फ एक बच्चा नहीं है? उसे एक और मौका दो, एंगी ने पीछे से आवाज दी। उसने अपने सभी मौकों का उपयोग कर लिया है, अब उसके प्रतिशोध का समय है, गौरव ने कहा क्योंकि उसने उस अधिसूचना को घूरा जो उसकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। वंश अधिग्रहण के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। इच्छा और अंतरिक्ष की परिवेश के साथ मेजबान अनुकूलता का विश्लेषण। 0/100%, 14/100%, 32/100%। एंगी ने अचानक गौरव के हाथ को पीछे से पकड़ा और उसे एंड्रिक की गर्दन से खींच लिया। वंश अधिग्रहण विफल हो गया है। तुम क्या कर रही हो? गौरव ने उसकी पकड़ से अपनी बांह को खींचते हुए उसे घूरा। यह मत करो, उसे इस एक बार बख्शो, एंगी ने याचना की। नहीं, गौरव ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। एंगी ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसकी पीठ को अपनी छाती से लगाया। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा होगा, एंगी ने एक याचना भरे स्वर के साथ कहा। मुझ पर भरोसा करो, मुझे मेरे कार्यों पर पछतावा नहीं होगा। ये सब बेहतर के लिए है। गौरव ने एंड्रिक की गर्दन को फिर से पकड़ने के लिए बाहर निकाला। कृपया गौरव, बस यह आखिरी बार, कृपया उसे मेरी खातिर बख्शो। अगर वह फिर से तुम्हें परेशान करने आता है तो मैं ही उसे खुद से संभालूंगी, एंगी ने याचना की। नहीं, गौरव ने जवाब दिया। गौरव के इनकार करने पर एंगी की आंखों से आंसू बह गए। मेरी खातिर, साथ ही तुम्हारी और उन लोगों की खातिर जिनकी मैं परवाह करती हूँ या भविष्य में देखभाल कर सकती हूँ, इस परेशानी को उसके शिशु अवस्था में समाप्त करना बेहतर है, बजाय इसके कि यह भविष्य में बढ़े और एक बड़ा खतरा बन जाए, गौरव ने कहा क्योंकि उसकी उंगलियां फिर से एंड्रिक की गर्दन में डूबीं। वंश अधिग्रहण के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। जब अनुकूलता दर की गणना शुरू हुई तो सिस्टम अचानक फिर से बात की। कोई आ रहा है। इससे पहले कि यह अपना बयान खत्म कर सके, बैंग, टक्कर की एक जोर से आवाज अचानक जगह भर में गूंजती थी क्योंकि धूल का एक बादल जगह भर में फैल गया था। रुको, गौरव और एंगी की सुनवाई में एक परिचित आवाज बहिर्गमित हो गई। जैसा कि धूल साफ हो गई, 3 लोगों को नारंगी सैन्य जैसी वर्दी के कपड़ों में देखा जा सकता था जो गौरव, एंड्रिक और एंगी के सामने कुछ फीट खड़े थे। ग्रेडियर ज़ानात्स, गौरव ने परिचित चेहरे को 2 अधिकारियों के बीच में घूरते हुए बुदबुदाया। जितना तुम उसे मारना चाहते हो, तुम नहीं कर सकते, ग्रेडियर ज़ानात्स ने आवाज दी क्योंकि वह आगे चला गया था। वह गौरव के ठीक सामने खड़ा था और उसे नीचे देखा। एमबीओ कैडेटों के लिए तुम्हारे कमांडर के प्राधिकरण के बिना मृत्यु युद्ध में शामिल होना वर्जित है। अगर तुम उसे मारते हो तो तुम्हें एमबीओ शिविर से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसके विपरीत, उसके अलावा जो सजा बाद में भी आती है, वह वास्तव में इसके लायक नहीं है। ग्रेडियर ज़ानात्स ने यह कहने के बाद गौरव की उंगलियों को एंड्रिक की गर्दन से बाहर खींच लिया।
तुम दोनों पहले से ही एमबीओ का एक हिस्सा हो, इसलिए ये नियम तुम पर लागू होते हैं। ग्रेडी जानाच ने जोड़ा क्योंकि उसने एनरिक को दूर ले जाने के लिए अधिकारियों में से एक को इशारा किया। तुम दोनों एमबीओ के लिए अमूल्य संपत्ति हो। तुमने जो महान क्षमता प्रदर्शित की है, उसके साथ हम तुम दोनों में से किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, ग्रेडी जानाच ने कहा। एनरिक को दूर ले जाने के बाद गौरव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर असंतोष की नजर थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बेशक एनरिक के यहाँ के कार्य को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उसे उसके अपराधों के लिए विधिवत दंडित किया जाएगा और इस पड़ोस में हुई तबाही का ध्यान एमबीओ द्वारा रखा जाएगा, ग्रेडी जानाच ने समझाया। क्या तुमने उन्हें बुलाया? गौरव ने एंगी को घूरने के लिए चारों ओर मुड़ते हुए पूछा। एंगी का सिर नीचे लटका हुआ था। वह गौरव की आंखों में नहीं देख सकती थी। जवाब दिए बिना भी गौरव पहले से ही अपने सवाल का जवाब जानता था। मजेदार है कि तुम लोग कभी भी इस पड़ोस पर ध्यान नहीं दिया और खतरे के समय में उनकी सहायता करने के लिए इसमें कभी पैर नहीं रखा, लेकिन जब तथाकथित क्षमता के साथ एमबीओ से कोई व्यक्ति यहाँ के चारों ओर खुद को खतरे में डाल देता है तो तुम लोग अचानक दिखाई देते हो। गौरव ने हल्के से हंसा क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। अधिकारियों की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने सुना कि तुम। उनमें से एक ने इशारा किया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन ग्रेडी जानाच ने उसे चुप रहो की नजर के साथ घूरा, जिससे वह चुप हो गया। सबसे मजेदार हिस्सा यह है, पड़ोस को उसके द्वारा खतरे में डाल दिया गया था और तुम अभी भी पड़ोस के बजाय उसे बचाने के लिए आए थे। पाखंडी पटोई। गौरव ने अपना बयान खत्म करने के बाद बाहर थूक दिया और दूर चलना शुरू कर दिया। एंगी ने उसके चेहरे पर लिखी हुई उदासी की अभिव्यक्ति के साथ उसकी पीठ को घूरा। ग्रेडी जानाच की एंगी को सलाह। सबसे मजेदार हिस्सा यह है, पड़ोस को उसके द्वारा खतरे में डाल दिया गया था और तुम अभी भी पड़ोस के बजाय उसे बचाने के लिए आए थे। पाखंडी पटोई। गौरव ने अपना बयान खत्म करने के बाद बाहर थूक दिया और दूर चलना शुरू कर दिया। एंगी ने उसके चेहरे पर लिखी हुई उदासी की अभिव्यक्ति के साथ उसकी पीठ को घूरा। उसे वापस टावर में ले जाओ, ग्रेडी जानाच ने आज्ञा दी। दोनों अधिकारियों ने सिर हिलाया और एनरिक के बेहोश शरीर के साथ रात के अंधेरे में गायब होने से पहले ऊपर की ओर कूद गए। एंगी अभी भी जगह पर खड़ी थी जबकि ग्रेडी जानाच उसके करीब चला गया और उसके बाईं ओर खड़ा था। तुमने वह किया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन जो तुम्हें सही लगता है वह कभी कभी गलत हो सकता है, ग्रेडी जानाच ने आवाज दी। ग्रेडी जानाच, क्या तुम्हारा मतलब है? इससे पहले कि एंगी अपना बयान पूरा कर सके, ग्रेडी जानाच ने बाधित किया। मुझे गलत मत समझो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें सूचित करना गलत था, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यह सही निर्णय था। एंगी ग्रेडी जानाच के शब्दों के साथ भ्रमित होना शुरू कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी ध्यान से सुना। तुमने यह उसके कारण किया, तो मुझे तुमसे पूछने दो, अगर वह उसका भाई नहीं था और यह कोई और था, तो क्या तुम अभी भी हमें बुलाओगी या तुम उसे अपनी मर्जी से करने के लिए छोड़ दोगी? ग्रेडी जानाच ने पूछा। ठीक है, मैं अगर यह कोई और था तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, एंगी ने जवाब दिया। ठीक है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए, ये लड़का, एनरिक, उसके लिए सिर्फ एक और व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि उसने अपने परिवार से सभी संबंध काट लिए हैं। वह अब उनका नाम भी नहीं लेता है, ग्रेडी जानाच ने कहा। एंगी की आंखें ये सुनने के बाद वास्तविक में चौड़ी हो गईं। इस मामले में तुमने उसे गलत किया, भले ही तुम उसे सही करने की कोशिश कर रहे थे, ग्रेडी जानाच ने जोड़ा। नहीं, वह मेरा इरादा नहीं था। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों से आंसू बह गए। तुम दोनों इतने करीब कैसे होते हो? तुम्हारे व्यक्तित्व ध्रुवीय विपरीत हैं, ग्रेडी जानाच ने जोर से सोचा क्योंकि उसने आह भरी। एक बात जो तुम्हें अब समझनी होगी, एंगी, वह ये है कि उसके जैसे किसी के बगल में रहने के लिए तुम प्रकृति और शक्तिशाली में समान हो गए हो, या तुम बस उसे वापस पकड़ लोगी। किसी भी तरह से कोई भविष्य में चोट लगने वाला है या मर जाएगा अगर तुम्हारे व्यक्तित्व एक दूसरे का विरोध करना जारी रखते हैं। ये ठीक होगा अगर तुम अपने जैसे किसी के साथ घूम रहे थे क्योंकि तुम्हारे काम करने का तरीका भी समान होगा, तुम्हें समस्या नहीं होगी। हालांकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाता है, जबकि तुम अभी भी एक निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचते हो कि क्या व्यक्ति को एक और मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। तुम अंततः उसे नीचे खींच लोगी, और अगर अहम, मैंने जो देखा है उसके अनुसार, ग्रेडी जानाच ने फिर से शुरू करने से पहले 2 बार खांसा। मैंने जो देखा है उसके अनुसार, अगर वह अहम, तुम और वह कुछ बन जाते हो, तुम्हारे उसे वापस खींचने और उसकी कमजोरी बनने की संभावना बहुत अधिक है। इसके बजाय तुम्हें उसकी ताकत के लिए एक अतिरिक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि तुमने कैस्किया खंडहर में किया था। ग्रेडी जानाच इस बिंदु पर बोलना बंद कर दिया। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी ने राज किया क्योंकि एंगी ने ग्रेडी जानाच के शब्दों पर चिंतन किया। लेकिन अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो क्या वह एमबीओ शिविर से अयोग्य नहीं होता? एंगी ने पूछा। ओह वह, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ होता।
तुम्हें सच बताने के लिए उच्च अधिकारी उसे चाहते हैं, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। वे बस उस पर कुछ प्रकार का प्रतिबंध या कुछ और रखेंगे। ग्रेडी अजानात्स ने समझाया। तो तुमने क्यों? एंगी ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, लेकिन ग्रेडी अजानात्स ने उसे छोटा कर दिया, इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर सके। हाँ, वे नियम हैं, लेकिन मैंने केवल उनका उल्लेख किया ताकि वह बहुत अधिक कॉकी न हो और जिस तरह से वह पसंद करता है उस तरह से कार्य करना शुरू कर दे। उसके लिए कभी कभी वापस पकड़ना भी आवश्यक है। यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने निर्णय के साथ पूरी तरह से गलत हो, लेकिन तुमने इसे गलत कारण के लिए किया, ग्रेडी अजानात्स ने कहा। अब तुम जाओ, मुझे इस क्षेत्र का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, ग्रेडी अजानात्स ने एंगी के कंधे पर टैप करते हुए कहा। एंगी ने सिर हिलाया। सलाह के शब्दों के लिए धन्यवाद, उसने प्रशंसा की नजर के साथ कहा और आगे चलना शुरू कर दिया। स्ववुओसह, एंगी पड़ोस की दिशा में आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में वह ग्रेडी अजानात्स की दृष्टि की रेखा से पूरी तरह से गायब हो गई थी। ग्रेडी अजानात्स जगह के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और लड़ाई के सबूत को नोट किया। पेड़ गिर गए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े गए। विभिन्न पदों में छोटे गड्ढे और जमीन को अलग करने वाली गहरी रेखाओं का एक विस्तृत निशान। ये दो जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्तों की लड़ाई के दृश्य की तरह नहीं दिखता है। अधिकांश सीरियल रैंक वाले मिश्रित रक्त भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। वह बच्चा एंड्रिक केवल 12 साल का है और फिर भी उन दोनों के भीतर इतनी अधिक क्षमता है, लेकिन वे भी काफी समस्याग्रस्त होते हैं। ग्रेडी अजानात्स ने बुदबुदाते हुए आह भरी। कुछ और मिनटों के लिए चारों ओर जांच करने के बाद उसने एक कॉल किया। हाँ, यह मैं हूँ। ये कैसा चला? वह बच्चे को मारने में असमर्थ था। मैं केवल उन्हें कुछ समय के लिए देरी कर सकता था क्योंकि लड़की ने एक कॉल किया था। ओह, मैं देखती हूँ। काफी बमा, तुम लड़के को क्यों चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम गौरव के लिए परेशानी को टाल सकते हो, लेकिन क्या तुम उसके एक दिमागहीन हत्यारे में बदलने के बारे में चिंतित नहीं हो? वह कभी भी एक दिमागहीन हत्यारे में नहीं बदलेगा। अगर वह ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी इंद्रियों में वापस स्मैक करता हूं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई भी संगठन के शीर्ष पर उसकी वृद्धि में उसके रास्ते में खड़ा न हो। उसे खुद से खतरों से छुटकारा पाना होगा, जबकि मैं उसे छाया से सहायता करूंगा। मैं समझता हूं, मिस। मैं अपना समर्थन देता रहूंगा। तुमने उसकी कई क्षमताओं के बारे में सच्चाई को छिपाने और सबूतों को नष्ट करने से पहले ही एक अच्छा काम किया है कि वह टावर की अंतिम मंजिलों पर दिखाई दिया। मैं आभारी हूँ। कोई समस्या नहीं, युवा मिस, मैं खुद उसके काफी शौकीन हूँ। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर तुम युवा लड़की के बजाय उसकी साथी थे। हम साथी नहीं, वह मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर वह भविष्य में मुझसे अधिक शक्तिशाली बनने में कामयाब होता है और हम दोनों को नहीं लिया जाता है, तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ अगर वह यही चाहता है। युवा मिस, तुमने मुझे खत्म नहीं होने दिया। मैं बस इस तथ्य के बारे में विलाप कर रहा था कि तुम अपने साथियों में से नहीं हो जिन्हें एमबीओ शिविर में भर्ती किया जा रहा है। वह तुम्हारे लिए इतना समान लगता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों युवा लड़की की तुलना में एक बेहतर टीम बनाते हो जिसके साथ वह वर्तमान में घूम रहा है। ओह, तुम्हारा मतलब टीम था। ठीक है, तुमने क्या सोचा कि मेरा मतलब था, युवा मिस? अलविदा, यार्की को वापस चार्ज करना। कॉल उस बिंदु पर डिस्कनेक्ट हो गया और ग्रेडी अजानात्स अपने चेहरे पर एक भ्रमित नजर के साथ खड़ा रह गया। क्या उसका मतलब वही था जो मुझे लगता है कि उसका मतलब था? उसने एक चिंतनशील नजर के साथ बुदबुदाया, ओह ठीक है, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। युवा मिस अभी भी काफी युवा है। ग्रेडी अजानात्स ऊपर की ओर कूद गया और बाद में रात के आकाश में गायब हो गया। गौरव कुछ मिनट पहले ही अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था। हालांकि अंतिम मंजिल पहले की लड़ाई के कारण खंडहर में थी और आसपास के कई पड़ोसियों की इमारतों के हिस्से खराब स्थिति में थे, एंगी के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ था। एंगी पहले से ही बेहतर थी क्योंकि उसने गौरव के पीछे जाने से पहले एक उपचार कैप्सूल का उपयोग किया था। कई अधिकारियों को पड़ोस में देखा जा सकता था। उन्हें मरम्मत करने के लिए एमबीओ द्वारा भेजा गया था। जिनके अपार्टमेंट बहुत खराब स्थिति में थे, उन्हें बाहर रहना पड़ा और मरम्मत होने का इंतजार करना पड़ा। इसलिए भले ही कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एंड्रिक के कार्यों ने बहुत से लोगों के लिए असुविधाएं पैदा की थीं। एंगी का परिवार भी शामिल था। गौरव का अपार्टमेंट खराब स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने एंगी के परिवार को अंदर जाने दिया। जब एंगी वापस आई तो उसने अपने परिवार के लिए पूछा और उसे सूचित किया गया कि वे वर्तमान में गौरव के अपार्टमेंट के भीतर थे। उसने घबराहट में लार निगल ली क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस रात को गौरव को अभी भी देखेगी। उसकी योजना रात भर बड़े पैमाने पर सोचना था ताकि वह सर्वश्रेष्ठ तरीके से सामने आए कि वह उस मुद्दे को संबोधित करे जिसने उनके वर्तमान संबंध में एक डेंट का कारण हो सकता है। अब वह बस नहीं जानती थी कि वह उसे कैसे संबोधित करने वाली थी। एंगी अपने दरवाजे के सामने पहुंची और कई बार खटखटाया। सशः दरवाजा खुला और एंगी ने अपने भाई फिल को विपरीत छोर पर खड़े देखा। गौरव कहाँ है? उसने अंदर चलते हुए पूछा।
बड़े भाई गौरव ने कहा कि वह परेशान नहीं होना चाहते, वह उस चीज को कर रहे हैं। एम, तुमने इसे क्या कहा? वंश चैनलिंग। फिल ने अनिश्चितता की नजर के साथ जवाब दिया। ओह, वह ध्यान कर रहा है। मैं देखती हूँ, एंगी ने जवाब दिया क्योंकि उसने अपने माता पिता को सामने सोफे पर बैठे देखा। हमारी मरम्मत बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि वे लगभग 2 घंटे में हो जाएंगे, एंगी के पिता ने आगे से आवाज दी। एंगी ने एक सीट ली और एक घबराहट अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर देखा। ये कैसा चला, बहन? क्या बड़े भाई गौरव ने जीता? दूसरे के साथ क्या हुआ? फिल ने त्वरित उत्तराधिकार में आवाज दी। अगर वह हार गया तो वह अब यहाँ नहीं होगा, क्या वह होगा? एंगी ने आवाज दी। मुझे पता था कि बड़ा भाई गौरव जीतने वाला था, फिल ने खुशी की अभिव्यक्ति के साथ कहा। उस बच्चे के लड़ने का कारण क्या था? एंगी की मां ने एक उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ पूछा। एंगी ने अपने छोटे भाई की उपस्थिति के कारण गौरव के एंड्रिक को मारने की इच्छा के बारे में हिस्से को छोड़कर उन्हें चीजों को समझाने का फैसला किया। गौरव वर्तमान में अपने बेडरूम के भीतर था, अपने यार की को रिचार्ज करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी विचलनों को रोक रहा था। उसने कुछ समय पहले जो हुआ था उसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और अपने यार की को रिचार्ज करने पर अपनी एकाग्रता को चरम पर पहुंचा दिया। इस समय उसकी ऊर्जा का केवल 40% बरामद किया गया था और यह पहले से ही आधी रात थी। गौरव पहले एक चाल चल सकता था क्योंकि वह अपने यार्की को चार्ज करना शुरू करने में कामयाब रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर यार्की को उसके मार्गदर्शन के बिना खुद को रिचार्ज करने के लिए छोड़ दिया गया था तो इसमें जटिलताएं शामिल थीं। खून की एक बूंद उसके नथुने से नीचे लुढ़क गई जिसे उसने जल्दी से अपनी आस्तीन के साथ साफ कर दिया। अगर मैं तुरंत वापस नहीं आया होता तो मेरी चोटें बिगड़ गई होती, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसका दिमाग उज्ज्वल गुलाबी यार्की पर केंद्रित था। काफी खतरनाक है क्योंकि पुनर्जनन आंतरिक रूप से इतनी तेजी से काम नहीं करता है। क्या तुम उससे पागल हो? सिस्टम ने अचानक कहीं से भी यह सवाल उठाया। इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? अपना व्यवसाय ध्यान में रखो, गौरव ने आंतरिक रूप से जवाब दिया। तुम्हारा व्यवसाय मेरा व्यवसाय है और मैं कह सकता हूं कि इससे पहले कि सिस्टम अपना वाक्य पूरा कर सके, गौरव ने बाधित किया। मेरे मामले से बाहर निकलो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, गौरव ने कहा। गौरव ने उसके बाद अपने यार्की को रिचार्ज करना जारी रखा क्योंकि सिस्टम चुप हो गया था। लगभग 2 घंटे में फिल अपने कमरे के दरवाजे पर आया और उनके प्रस्थान की घोषणा की। बड़े भाई गौरव, हमारे अपार्टमेंट की मरम्मत हो गई है, इसलिए हम अब जा रहे हैं। माँ और पिताजी ने कहा कि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बस ये कहना पड़ा, फिल ने आवाज दी। एम भी, मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी बहन एंगी से बात करनी चाहिए। वह खुश नहीं लगती है, उसने मुड़ने और छोड़ने से पहले जोड़ा। गौरव, जो अभी भी अपने बिस्तर पर बैठा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। एंगी और उसका परिवार दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे जब वह अपने कमरे से रहने वाले कमरे की ओर चला गया। ओह गौरव, हमें यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद और परेशानी के लिए खेद है, एंगी की मां गौरव को देखने के बाद दरवाजे के क्षेत्र से आवाज देने वाली पहली थी। ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। गौरव ने इसे हिलाया। उसके पिता ने भी कृतज्ञता के कुछ शब्द कहे। गौरव, धन्यवाद, एंगी ने बात करते हुए नीचे देखा, गौरव के साथ आंख से संपर्क से बचते हुए। गौरव ने सिर हिलाया क्योंकि वे अपने अपार्टमेंट से बाहर चले गए। एंगी, हम कल देखेंगे, गौरव ने अचानक आवाज दी क्योंकि दरवाजा बंद हो रहा था। एंगी के चेहरे पर एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने सुना था और दरवाजा बंद होने से पहले गौरव को घूरने के लिए वापस देखा था। तुम क्या योजना बना रहे हो? तुम्हारे व्यवसाय में से कोई भी नहीं। तुम्हें ये जानने के लिए कल तक इंतजार करना होगा, गौरव ने कहा क्योंकि वह अपने कमरे की ओर वापस चला गया। एमबीओ टावर के भीतर एंड्रिक को एक छोटे से कमरे के भीतर देखा जा सकता था जहां सामने एक होलोग्राफिक मॉनिटर रखा गया था। उसकी सफेद वर्दी को उससे छीन लिया गया था और वह वर्तमान में एक काले पोशाक में था। ऐसा लगता था कि उसने अभी अभी चेतना रिगेन कर ली है क्योंकि वह वर्तमान में खुद की जांच कर रहा था। भले ही उसकी चोटों का ध्यान रखा गया था, फिर भी कुछ निशान थे जो पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। यही कारण था कि उसके चेहरे और गर्दन के चारों ओर पट्टियां लपेट दी गई थीं। होलोग्राफिक मॉनिटर पर एक वर्दी में एक आदमी को बोलते हुए देखा जा सकता था। इन अपराधों के लिए तुम्हारी सजा इस प्रकार है। अलगाव की सजा। होलोग्राफिक मॉनिटर पर एक वर्दी में एक आदमी को बोलते हुए देखा जा सकता था। इन अपराधों के लिए तुम्हारी सजा इस प्रकार है। तुम्हें 2 महीने के लिए अलगाव के कमरे में बंद कर दिया जाएगा, स्क्रीन पर आदमी ने कहना शुरू कर दिया। तुम्हें हर 2 दिन में एक बार खिलाया जाएगा। तुम हर हफ्ते चरित्र मूल्यांकन से गुजरोगे और अगर कोई बदलाव नहीं मिला है तो तुम्हारे अलगाव के समय में एक अतिरिक्त 1 सप्ताह जोड़ा जाएगा। तुम वर्ष 1 प्रशिक्षण की शुरुआत में दूसरों के साथ शामिल नहीं होंगे। तुम्हारी, जैसा कि आदमी एंड्रिक की सजाओं को सूचीबद्ध करता रहा, इस बीच एंड्रिक अपने विचारों में था। मैं हार गया, मुझे याद भी नहीं है।
जैसा कि वह आंतरिक रूप से कह रहा था, गौरव के साथ उसकी लड़ाई की छवियां एक के बाद एक उसके सिर में पॉप होना शुरू हो गईं। मैं इतनी अपमानजनक रूप से हार गया, एनरिक ने सोचा जैसे उसने अपने दांतों को ग्रिटेट किया। और अब मुझे 2 महीने के लिए इस जगह पर रहना होगा। एनरिक ने अपने चेहरे पर लिखी हुई निराशा की अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर देखा। वह होलोग्राफिक मॉनिटर में आदमी को आंशिक रूप से सुन रहा था, जबकि अंधेरे कमरे के चारों ओर भी देख रहा था। इस समय प्रकाश का एकमात्र स्रोत होलोग्राफिक मॉनिटर था। कोई मेज, कुर्सियां, कालीन या किसी भी वस्तु को चारों ओर देखा जाना नहीं था। नहीं, तुम मुझे यहाँ बंद नहीं कर सकते, एनरिक अचानक बाहर चिल्लाया। तुम्हारा प्रशिक्षण इस जगह में आयोजित किया जाएगा और तुम अगले 2 महीनों के लिए फिर से दिन की रोशनी नहीं देखोगे। अगर तुम अच्छे व्यवहार के हो तो तुम्हारी अलगाव की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। होलोग्राफिक मॉनिटर में आदमी ने एनरिक के आक्रोश को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बोलता रहा। अरे, क्या तुमने मुझे नहीं सुना, बूढ़े आदमी? मुझे बाहर जाने दो, एनरिक ने फिर से चिल्लाया क्योंकि वह खड़ा हो गया था। या उसने चिल्लाया क्योंकि उसने अपने वंश को सक्रिय किया और टेलीकिनेटिक तरंगों का उपयोग करने की कोशिश की। उसने खोजा कि वह केवल खुद से 5 इंच दूर अपनी इच्छा भेज सकता था। उसकी क्षमताओं को दबा दिया गया था। एनरिक ने हार नहीं मानी और दीवार के एक तरफ चला गया, इससे पहले कि वह अपना हाथ आगे बढ़ाए। उसका टेलीकिनेसिस हवा का एक झोंका था जिसने केवल दीवारों को धीरे से चराया। भागना असंभव है, भागने की कोशिश करने से केवल तुम्हारे अलगाव में और अधिक दिन जुड़ेंगे, स्क्रीन पर आदमी ने जोड़ा। एनरिक का चेहरा निचोड़ा गया क्योंकि उसने सुना था। उसे लगा जैसे वह पागल होने वाला था, ये सब उसकी गलती है। गौरव की छवि उसके दिमाग में दिखाई दी क्योंकि उसके चेहरे पर नफरत की नजर लटक गई थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मुझे अपना बदला मिल जाएगा। माँ, पिताजी, एनरिक एक नाराज और निराशाजनक नजर के साथ अपने घुटनों पर गिर गया क्योंकि उसने आंतरिक रूप से कहा था, तुम्हारा विशेष वर्ग का शीर्षक खो जाने का जोखिम है अगर तुम चरित्र सुधार दिखाने में विफल रहते हो। स्क्रीन पर आदमी बात करता रहा। एनरिक के पास इसे सहन करने और अपने चेहरे पर प्रदर्शित पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस तुम इंतजार करो, बड़े भाई गौरव, भले ही तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो, मैं ये स्वीकार करने से इनकार करता हूं कि तुम्हारी ताकत मेरी तुलना में अधिक है। तुम इंतजार करो। लगभग 8 घंटे बाद सुबह के 10 बज रहे थे और गौरव ने अपनी यार्की की ऊर्जा को ठीक करने में पूरी रात और सुबह का हिस्सा बिताया था। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी यार्की इस समय केवल 80% चार्ज थी। माल्टिडा की पार्टी अगले 4 घंटों में आयोजित की जाएगी, जिसका मतलब था कि उसे आज के दैनिक कार्यों को भी छोड़ना होगा क्योंकि उसे पार्टी की शुरुआत से पहले यार्की को पूरी तरह से रिचार्ज करने की आवश्यकता थी। गौरव ने इसे जारी रखा और पिछले 1 दिन से जो कुछ भी कर रहा था, वही कर रहा था। वह सिर्फ एक जगह पर बैठे हुए काफी उबाऊ हो रहा था, लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा। उसने फैसला किया था कि वह कभी भी अपनी यार्की को ऊर्जा से बाहर नहीं निकलने देगा क्योंकि यही वह था जिसने उसे इस स्थिति में लाया था। एक शानदार दिखने वाले अध्ययन के भीतर एक नीले बिजनेस सूट में एक आदमी एक पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठा था। एक पूर्ण काले बॉडी सूट में एक गार्ड उसके सामने खड़ा था, कुछ रिपोर्टों को आवाज दे रहा था। ठीक है, मैं बस पहले बच्चे के जवाब का इंतजार करूंगा, युंग जो ने आवाज दी। अगर वह मेरी मांगों से सहमत होने में विफल रहता है तो हम उसके भाई की ओर बढ़ते हैं। मुझे याद है कि उनके पास एक बहुत मजबूत पारिवारिक झगड़ा है। युंग जो ने अपनी चाय की एक घूंट लेते हुए ठंड से मुस्कुराया। इसके अलावा पिता भी उसे समाप्त करने का एक तरीका ढूंढेंगे एक बार जब मैं उसे जानकारी प्रकट करता हूं। युंग जो का दिमाग 2 दिन पहले वापस चला गया जब वह गौरव से मिला था। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से चला जाऊं और अभी भी मैं समिता की तरफ होने का बहाना करूं? गौरव ने पूछा। ठीक उसी तरह, मैं एमबीओ के शीर्ष पर तुम्हारे उदय का समर्थन करूंगा। मुझे इस समय जो जानकारी चाहिए वह एक कीमती पत्थर का स्थान है जिसे उसने मुझसे चुराया था। मैंने अचानक पत्थर का ट्रैक खो दिया और मैं अब इसका पता लगाने में असमर्थ हूं, युंग जो ने कहा। मैं तुम्हें न केवल शीर्ष पर लाऊंगा बल्कि तुम्हें जो इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए विशेष प्रथम दर गैजेट और आर्मर भी मिलेंगे, युंग जो ने जोड़ा। गौरव के पास कुछ सेकंड के लिए एक चिंतनशील नजर थी, इससे पहले कि वह बोलता, तुम जानते हो कि यह मेरी निष्ठा खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में ध्यान से सोचो और मेरे साथ जुड़ जाओ, युंग जो ने कहा, इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आगे चला गया। वह गौरव के दाहिने तरफ पहुंचा और अपना बायां हाथ उठाने और गौरव के कंधे को 2 बार टैप करने से पहले आगे देखा। मेरे पिता को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने हंगजो के साथ क्या किया। यह मैं समिता और हमारे बीच रह सकता है, बेशक, उसने आवाज दी, इससे पहले कि वह मुड़ गया और दरवाजे की ओर चला गया। गौरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने इसे इनकार करने या कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। ये बहस करना बेकार था क्योंकि वह उसकी आवाज में निश्चितता को महसूस कर सकता था। युंग जो बाहर चला गया और गौरव को अपने विचारों में ढकने के लिए छोड़ दिया।
उसका छोटा भाई इस समय एक भयानक स्थिति में है, ये भी उसका उपयोग करने का सही समय है, युंगजो ने हंसी के एक हल्के फटने के साथ कहा। लेकिन सर युंग, तुमने कहा था कि तुम उसका उपयोग करने के लिए अपनी योजना को केवल तभी लागू करने वाले थे जब गौरव तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, सामने विशाल आदमी ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ कहा। पार्टी में पहुंचना, मैंने अपना मन बदल लिया। एक से अधिक मोहरे रखना बेहतर है। मैं एंड्रिक की नफरत को भुनाऊंगा और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। युंगजो ने उसके सामने चाय की एक और घूंट लेने से पहले आवाज दी। आखिरकार 100%। गौरव कमजोरी से अपने बिस्तर पर गिर गया क्योंकि उसने आवाज दी। उसने अपनी वर्तमान ऊर्जा की जांच करने का फैसला करने से पहले कुछ सेकंड के लिए भारी रूप से अंदर और बाहर सांस ली। ऊर्जा 2550/6700। उसके लिए अपने यार्की की ऊर्जा वसूली के प्रवाह को निर्देशित करना वास्तव में टास्किंग था। उसने अपने यार्की की जांच करने के लिए अपनी इंद्रियों को फिर से अपने शरीर में भेज दिया। यह एक उज्ज्वल गुलाबी रंग चमक रहा था और एक जीवित लौ की तरह झूल रहा था। ऐसा लगता है कि यह पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। बदलाव मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, लेकिन यह है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा जैसे उसने देखा। ये काफी सामान्य है। तुम्हारा यार्की बेहतर हो सकता है और अधिक शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि तुम इसका उपयोग करते हो। तुम्हें बस इस तरह से सावधान रहना होगा कि तुम इसका उपयोग करते हो, इसलिए यह पूरी तरह से ऊर्जा में कम नहीं होता है, सिस्टम ने समझाया। ओह, गौरव ने यह सुनकर समझ की नजर डाली। ठीक है, समय क्या है? गौरव ने पूछा। ये वर्तमान में दोपहर 2 बजे से 10 मिनट है, एक एआई की आवाज कमरे में गूंजती थी। ओह धिक्कार है, ये लगभग 2 है। गौरव जल्दी से कूद गया और बाथरूम में चला गया। उसने जल्दी से अपने दांतों को ब्रश करने, स्नान करने और 2 रात पहले पकाए गए खाद्य पदार्थों में से एक को गर्म करने के लिए चला गया। भले ही वह एक पार्टी में जा रहा था, फिर भी वह घर से खाना चाहता था क्योंकि वह वास्तव में बाहर के भोजन में रुचि नहीं रखता था। इसके अलावा उसने देखा कि इन सभी उच्च वर्ग की पार्टियों में उन्होंने बहुत कम भोजन परोसा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या यह अमीरों की बात थी या जो कुछ भी था, लेकिन वह आज उनके किसी भी बकवास को नहीं ले रहा था। टच, ऐसे कंजूस लोग, गौरव ने कहा क्योंकि उसने खुशी की नजर के साथ अपना गर्म भोजन खा लिया। लगभग 30 मिनट बीत जाने के बाद गौरव अपनी तैयारियों के साथ हो गया था। आज कोई फैशनिस्टा बकवास नहीं, मैं बस लापरवाही से कपड़े पहनूंगा, गौरव ने कहा क्योंकि उसने अपने लंबे लाल जैकेट को धूल दिया और अपने अपार्टमेंट से बाहर चला गया। श्री गोन की तरह कवोयुन परिवार ने भी गौरव को लेने के लिए एक वाहन भेजा था और वे उसके लिए नीचे इंतजार कर रहे थे। गौरव नीचे चला गया और सामने खड़ी विशाल मिनी जेट सफेद जैसी कार देखी। कार के सामने 2 गार्ड खड़े थे। उन्होंने उसे देखते ही सम्मान में अपना सिर झुका दिया और दरवाजा खुद ही उसे अंदर जाने के लिए खुल गया। जैसा कि गौरव अंदर जाने के करीब चला गया, उसने अंदर किसी को देखा। इंगी, गौरव ने आश्चर्य में आवाज दी क्योंकि उसने विशाल और शानदार दिखने वाले वाहन के दाहिने तरफ इंगी को बैठे देखा। वह एक लाल तंग फिटिंग गाउन में कपड़े पहने हुए थी, जो उसके चेहरे पर हल्का मेकअप पहने हुए थी। उसके पास एक शर्मीली और घबराहट की नजर थी क्योंकि उसने गौरव को घूरा। गौरव अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। माटिल्डा ने भी तुम्हें आमंत्रित किया? गौरव ने पूछा। हाँ, एंगी ने जवाब दिया क्योंकि उसने अपना चेहरा दूर कर लिया और घबराहट में अपने होठों को काट लिया। वह जानती थी कि कार शायद इस समय गौरव का इंतजार कर रही थी और उसने खुद को उसे देखने के लिए तैयार किया था, लेकिन जब वह आया तो उसने जो सोचा था वह हर शब्द उसके दिमाग से गायब हो गया। ओह, पता होना चाहिए था, वे अब दोस्त हैं, आखिरकार, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह पीछे झुक गया और आराम किया। कारों का इंजन प्रज्वलित हुआ और वे दूरी में जूम हो गए। लगभग 10 मिनट में वे एक शानदार दिखने वाले क्षेत्र के सामने पहुंचे। शहर का यह हिस्सा श्री गोन के स्थान से बहुत दूर नहीं था। यह अच्छी तरह से पहरा भी था और विला जैसे घर पूरे स्थान पर देखे जा सकते थे, लेकिन ये बहुत विशाल थे। वाहन क्षेत्र में सबसे बड़े घर के सामने खींच लिया गया। ये श्री गोन की तरह भव्य नहीं था, लेकिन यह अच्छा भी लग रहा था। चांदी और हल्के पीले रंग का चित्रण। एंगी और गौरव अपने वाहन से बाहर निकल गए जैसे कि आसपास के अन्य लोग जो महंगे दिखने वाले होवर कारों से भी उतर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। 16 से 20 साल की उम्र के बीच अधिकांश युवा देखे जा सकते थे क्योंकि यह माटिल्डा की पार्टी थी। गौरव और एंगी 2 मिनट के चेक इन प्रक्रियाओं के बाद अंदर पहुंचे। उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया के अंदर पाया जिसकी उन्हें काफी आदत नहीं थी। बहुत सारे अमीर युवा समूहों में घूम रहे हैं। बड़ी रहने वाले कमरे के बाईं ओर चमकदार सीढ़ियों के साथ सुंदर और अच्छी तरह से संरचित अंदरूनी। अरे देखो, ये गौरव है, किसी ने एंगी के साथ गौरव को अंदर चलते देखकर बुदबुदाया। वह नंबर 2 एंगी के साथ भी है। बुदबुदाहट हर जगह से आती हुई सुनी जा सकती थी। एंगी और गौरव को बैठने के लिए कहीं मिल गया। मैं अगले घंटे में यहां से निकल जाऊंगा, गौरव ने फैसला किया।
युवा सर, युवा मिस, तुम्हारी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। एक अश्व उनकी ओर चला गया और आवाज दी। उसने उन्हें उसके पीछे आने का इशारा किया और उन्होंने किया। उनकी सीटें सामने आरक्षित थीं, जहां माटिल्डा को एक बड़ी सिंहासन जैसी सीट पर भव्य रूप से बैठे हुए देखा जा सकता था। मंच उनके बीच में था और कुछ संगीतकार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उसने अभी भी गौरव और एंगी को देखा। जिस पल उसने गौरव को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह आया, उसने खुशी की नजर के साथ बुदबुदाया। एंगी ने माटिल्डा पर वापस मुस्कुराया और हल्के से हिलाया क्योंकि उन्होंने अपनी सीट ले ली। यो कमजोरियों के लिए रास्ता बनाओ, उनके पीछे एक परिचित आवाज सुनी गई। क्या तुम कभी चुप नहीं होते? टच, एक और परिचित आवाज सुनी गई। एंगी ने दो को घूरने के लिए वापस देखा जो उनकी मेज के पास आ रहे थे। रिया, टीमी, उसने दो युवाओं को देखकर घबराहट की नजर के साथ आवाज दी। दोनों फैंसी सूट में कपड़े पहने हुए थे और रिया अपने स्पाइकी नारंगी बालों और थक जैसे रवैये के कारण बाहर खड़ा था। अरे एंगी, टीमी पहले आया था जब वे पीछे से संपर्क करते थे। यो एंगी, वह कौन है? रिया ने आवाज दी क्योंकि उसने मेज पर उसके बगल में बैठे व्यक्ति की पीठ को घूरा। गौरव ने उन्हें घूरने के लिए चारों ओर नहीं मुड़ा, इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख सके। वह पहले ही बता सकता था कि वे कौन थे, बिना चारों ओर मुड़े। वह कद, मेरा प्रतिद्वंद्वी, रिया ने आवाज दी क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ गया। एक भरा हुआ मेज, वह कद, मेरा प्रतिद्वंद्वी, रिया ने आवाज दी क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ गया। टीमी भी पीछे से गौरव के कद को पहचानने लगा और रिया के बाद पीछा किया। रिया अपने बैठने की स्थिति में पहुंचा और गौरव के विपरीत सीट पर बैठ गया। मुझे पता था कि यह तुम थे, रिया ने गौरव को घूरते हुए आवाज दी। टीमी गौरव के दाहिने तरफ सीट पर बैठ गया और गौरव को शांति से बधाई दी। गौरव ने बस जवाब में थोड़ा सिर हिलाया और रिया को अनदेखा कर दिया। तुम लोगों ने हमें पिछले चरण में वापस छोड़ दिया, और तुम, मेरे प्रतिद्वंद्वी, यह मत सोचो कि मैं जल्द ही नहीं पकूंगा। बस रुको, तुम देखोगे, रिया ने एक जोर से आवाज के साथ आवाज दी क्योंकि उसने गौरव पर इशारा किया। तुम्हारी थूक यहां तक पहुंच रही है, तुम कब चुप रहना सीखोगे? पीछे से एक और परिचित स्त्री आवाज सुनी जा सकती थी। रिया ने अपनी आंखें सिकुड़ ली क्योंकि उसने आगे देखा। एक हरे रंग की त्वचा वाली लड़की, एक शाही नीले गाउन में कपड़े पहने हुए, जिसमें विभिन्न हिस्सों में गुलाबी रत्न एम्बेडेड थे, जो फूलों के पैटर्न बना रहे थे, उन्हें पीछे से उनकी ओर चलते हुए देखा जा सकता था। उसके गाउन की पीठ में एक छोटा सा छेद पोक किया गया था, कमर क्षेत्र के थोड़ा नीचे जहां उसकी लंबी पूंछ बाहर निकल गई थी। उसकी उपस्थिति ने कई मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया, जैसे रिया और टीमी। एक और शीर्ष 50 दुनिया भर में भागीदार। हर कोई जो गौरव के चारों ओर घूमता है वह शक्तिशाली है। गाय की पूंछ, तुम भी यहाँ हो, रिया ने एक थोड़े चिड़चिड़े स्वर के साथ आवाज दी। गंदी जोर से मुंह, मुझे नहीं लगा कि माटिल्डा तुम्हें भी आमंत्रित करेगी, ग्लेड ने कहा क्योंकि वह अपनी मेज से पहले पहुंची थी। ग्लेड, एंगी ने अपने चेहरे पर एक खुशहाल नजर के साथ खड़ा हो गया और ग्लेड के गले में कूद गया। एंगी, ग्लेड ने भी एंगी को गले लगाया और प्यार से उसके बालों को रगड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी आमंत्रित किया गया था, एंगी ने खुद को ग्लेड से वापस ले लिया। लगता है कि माटिल्डा ने सभी को आमंत्रित किया है, ग्लेड ने एंगी के बगल में एक सीट ली। अब जब इस मेज के चारों ओर 4 बैठे थे, तो केवल 2 सीटें खाली थीं। ग्लेड ने गौरव को बधाई दी, जिसने परस्पर किया, और हर किसी ने बात करना शुरू कर दिया। ये जगह जल्द ही काफी शोर करने वाली है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा जबकि आह भरी। यह एक सही गेट टूगेदर होता अगर एक निश्चित लाउडमाउथ अवसर को बर्बाद करने के लिए आसपास नहीं होता, ग्लेड ने खुशी और घृणा के साथ कहा, इससे पहले कि वह रिया को घूरने के लिए मुड़ गई। अरे, इसे बंद करो, गाय की पूंछ, तुमने केवल प्रवेश परीक्षा में मुझसे उच्च स्थान दिया, लेकिन मैं जल्द ही पकड़ने का वादा करता हूँ, रिया ने जवाब दिया। वैसे, यह मेज आरक्षित है, तो यहाँ अभी भी 2 अतिरिक्त सीटें क्यों हैं? टीमी ने खाली सीटों को घूरते हुए पूछा। शायद माटिल्डा ने फाल्को को भी आमंत्रित किया, एंगी ने एक चिंतनशील रवैये के साथ कहा। फाल्को उपस्थित नहीं होगा, उसका परिवार कवोयुन परिवार के साथ दुश्मन है, टीमी ने जवाब दिया। कौन परिवार के झगड़े की परवाह करता है? वे हैं, और हम खुद हैं। अगर वह निमंत्रण दिए जाने के बाद पार्टी में भाग लेने की हिम्मत नहीं करता है तो वह एक आदमी नहीं है, रिया ने आवाज दी क्योंकि उसने अपनी बाहों को मोड़ दिया और एक दबी हुई अभिव्यक्ति के साथ कुर्सी के खिलाफ अपनी पीठ को झुका दिया। चुप रहो, हर कोई तुम्हारी तरह टूट नहीं है, टीमी ने आवाज दी। वह बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि बड़े परिवार कैसे व्यवहार करते हैं क्योंकि वह खुद से एक से आया था। हालांकि रिया भी शहर में एक प्रसिद्ध परिवार का बेटा था, उसने इसकी तरह काम नहीं किया। वह उस प्रकार का था जो बस अपनी हरकतों के परिणामों की परवाह किए बिना चीजों को पसंद करता था। ओह, मैं देखती हूँ, शायद यही कारण है कि वह भाग नहीं लेगा, एंगी ने समझ की नजर के साथ कहा। लेकिन दूसरी सीट के बारे में क्या? टीमी ने अभी भी 2 खाली सीटों को घूरते हुए पूछा। शायद,
इससे पहले कि एंगी अपना वाक्य पूरा कर सके, एक और व्यक्ति ने पीछे से आवाज दी, यो गौरव। हर कोई उस व्यक्ति को घूरने के लिए चारों ओर मुड़ गया जो अभी अभी आया था। गौरव पहले से ही बता सकता था कि आवाज से कौन था। वह चारों ओर मुड़ने के लिए थोड़ा हैरान था। उनकी मेज के पास एक सुंदर दिखने वाला युवा चैप एक झाड़ीदार एफ्रो हेयर स्टाइल और चिकनी मेलेनिन त्वचा टोन के साथ आ रहा था। उसकी मुस्कान ने उसे काफी आत्मविश्वास और पहुंच योग्य बना दिया। ई गौरव ने उछला, ये कौन है? रिया और टीमी ने सोचा क्योंकि उन्होंने ई को घूरा। वे उसके साथ संपर्क में नहीं आए थे क्योंकि वे अंतिम परीक्षण चरण के दौरान गौरव और बाकी लोगों से नहीं मिले थे। अरे यार, तुम कैसे कर रहे हो? ई ने गौरव को एक हैंडशेक देने के लिए बाहर निकाला जब वह उनसे पहले पहुंचा। गौरव ने अपनी कुर्सी को पीछे कर दिया और हैंडशेक को वापस करने के लिए चारों ओर मुड़ गया। मेहमान गौरव को इतने दोस्ताना तरीके से किसी को बधाई देते देखकर हैरान थे। जब रिया और टीमी आए तो वह खड़ा भी नहीं हुआ। रिया और टीमी प्रभावशाली परिवारों से आए थे, फिर भी उसने उनके साथ लापरवाही से काम किया, जबकि जो अज्ञात व्यक्ति अभी अभी आया था उसका अधिक गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। इसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि वह कौन था। क्या उसने ई कहा? क्या यह उच्चतम मात्रा में एकत्र ग्रैंडस्टोन के साथ प्रतिभागियों नहीं है? वह उन लोगों में भी था जो गौरव की तरह अंतिम परिणामों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। क्या वह माल्टा सिटी से नहीं था? वह यहाँ क्या कर रहा है? खैर, वह किसी अन्य शहर से इस सभा में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है, अगर तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। कुछ युवा जो अंतिम चरण से भी गुजरे थे, उन्होंने प्रदर्शन से ई का नाम याद किया। गौरव सबसे अधिक अंकों के साथ प्रतिभागी था, लेकिन ई किसी भी अन्य प्रतिभागी की तुलना में अधिक पत्थर एकत्र करने में कामयाब रहा। ई ने बाद में गौरव के बाईं ओर एक सीट ली, जो खाली सीटों में से एक थी। तुम यहाँ रहने के लिए दुनिया भर में आधे रास्ते से यात्रा कर गए, गौरव ने कहा क्योंकि वे बैठे थे। हाँ, माटिल्डा ने मुझे आमंत्रित किया और मैं ऐसा था, ये तुम्हारे शहर का दौरा करने का एक शानदार समय होगा, इससे पहले कि हम शिविर के लिए वर्षों तक अलगाव में प्रशिक्षण के लिए निकलते हैं। तो क्यों नहीं? ई ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। रिया और टीमी ने ई को घूरा, उसकी जांच कर रहे थे। रिया विशेष रूप से ई की जांच करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसमें क्या खास था जिसने गौरव को दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान दिया। शांत हो जाओ, दोस्तों। अगर आंखें किसी व्यक्ति को निर्वासित कर सकती हैं, तो मैं अब तक नग्न हो गया होता। ई ने हल्के हंसी के एक फटने के साथ आवाज दी क्योंकि वह रिया और टीमी को घूरने के लिए मुड़ गया।